अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो टॉपिक सी है चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स का एमडीकैट बायोलॉजी में। तो वो हमारा टॉपिक जो है अबाउट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये हमारे पास क्या है, कि किस तरह से जो प्लांट है इसमें जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है ये परफॉर्म होता है। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसमें एटीपी जनरेट होती है, एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है इसकी जो स्टेजेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। याद रखें कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसको टू पार्ट्स में जो है फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और दूसरी होती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? तो इसमें हमारे पास है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, दोनों जो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में आती हैं और दोनों में जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी है वो इनमें प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को। तो इनको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ ये देखना होगा कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर जो है जैसे कि अगर हम देखें कि एज हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली सनलाइट एनर्जी विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ड्राइव्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखें कि जो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइट एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि आती है सनलाइट से। क्लियर? तो हमारे पास अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, जिनको हम कहते हैं फोटो सिस्टम्स फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो अब हम ये सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द फोटो सिस्टम्स। याद रखें कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स, जिसमें हमारे पास एक होता है फोटो सिस्टम 1 और एक होता है हमारे पास फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। क्लियर? फोटो सिस्टम 1 जो है इसको हम P700 भी बोलते हैं, P700। क्लियर? और जो फोटो सिस्टम 2 है इसको हम P680 भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल ए जो है ये मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम 1 में 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है P700 में मैक्सिमम, और 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है लाइट की उसको एब्जॉर्ब करता है मैक्सिमम फोटो सिस्टम 2 में। क्लियर? तो इस वजह से हम इसको P700 भी बोलते हैं फोटो सिस्टम 1 को, और फोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं। क्लियर? तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो फोटो सिस्टम 1 है और फोटो सिस्टम 2 है इनके स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं। याद रखें कि जो फोटो सिस्टम होता है इसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक तरफ होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरी तरफ हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर। क्लियर? और थर्ड पे हमारे पास मेनली अवेलेबल होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है जी, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम 1 में भी ये 3 चीज़ें होंगी और फोटो सिस्टम 2 जो है उसमें भी ये 3 चीज़ें होंगी, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ये है फोटो सिस्टम, ठीक है जी, ये हमारे पास एक फोटो सिस्टम है जिसमें हमारे पास ये जो है सर्कुलर फॉर्म में दीज आर द एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गए, एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे अगर आप देखें
एक फॉर्म ये आ गई हमारे पास, क्लियर। तो ये आपके पास जो ये सर्कुलर फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके क्या हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स, क्लियर। एंटीना कॉम्प्लेक्स में क्या चीज़ होगी, इसमें जो है मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोरोफिल ए के, बी के और कैरोटीनॉइड्स, मोस्टली जो है क्लोरोफिल ए होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें ये फॉर्म, तो ये आपके पास जो है ये सारा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन आपके पास कंसीडर किया जाएगा, ये वाला पोर्शन ये होगा आपका रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और ये जो है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आपका कंसीडर किया जाएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्लियर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास जो फोटो सिस्टम है उसके जो 3 पार्ट्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। लाइक एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो इस तरह से अरेंज हैं, साथ होता है रिएक्शन सेंटर और उसके साथ जो है वो एसोसिएट होता है हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब हम कुछ देखते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है। याद रखें कि जो लाइट जो है, सनलाइट जो है वो फॉल करती है एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो लाइट है वो फॉल कर रही है एंटीना कॉम्प्लेक्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, और याद रखें कि लाइट जो है फॉल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की फॉर्म में, क्लियर, सनलाइट। तो सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स फॉल करेगी एंटीना मॉलिक्यूल्स पे। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स फिर आगे जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे वो जंपिंग करते हुए एंटीना मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करके पहुंचेंगे कहाँ, रिएक्शन सेंटर में, क्लियर। और ये जो रिएक्शन सेंटर है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो फिर क्या होगा कि जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करेगा, क्लियर, कहाँ से, रिएक्शन सेंटर से। तो ये एंटीना मॉलिक्यूल्स है। एंटीना मॉलिक्यूल्स की कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताई कि इनमें क्लोरोफिल ए है, बी है और साथ क्या है, कैरोटीनॉइड्स, क्लियर। और जो ये रिएक्शन सेंटर है इसमें मोस्ट ऑफ द कॉम्पोजिशन जो है वो होती है क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल ए, क्लियर। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये हमारा जो है यहाँ पर क्लियर हो गया, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि एंटीना कॉम्प्लेक्स किस तरह से अरेंज हैं और हमारे पास जो है ये रिएक्शन सेंटर वो हमारे पास है और साथ में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब हम इसको जो है फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने देखना था कि हमारे पास जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को, क्लियर। सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे अपने जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसको, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्लियर, ओके। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितने फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। इसमें 2 फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, P700 एंड P680, क्लियर। तो याद रखें कि जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं, Z स्कीम कह सकते हैं इसको, ठीक है। वो किस तरह से, तो अब हम उसको देखेंगे। लाइक सबसे पहले जो सनलाइट है, लाइक सनलाइट ये फॉल करती है फोटो सिस्टम 2 पे, फोटो सिस्टम 2 पे। तो अब हमारे पास फोटो सिस्टम 2 जो है लाइक वो इस तरह से होगा हमारे पास, लाइक दीज आर द एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये हमारे पास क्या होंगे, एंटीना कॉम्प्लेक्स होंगे, क्लियर, ओके।
ये हो गया हमारे पास एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो सनलाइट है वो आकर फॉल करती है किस पे, एंटीना मॉलिक्यूल पे। क्लियर। ये जो एंटीना मॉलिक्यूल है, एंटीना मॉलिक्यूल जो है जब लाइट इस पे फॉल करती है तो ये लाइट फॉल करती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, यानी फोटॉन्स की फॉर्म में जो लाइट है वो फॉल करती है सबसे पहले किस पे, फोटोसिस्टम 2 के एंटीना मॉलिक्यूल्स पे। क्लियर। अब ये जो एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंप करते हुए मूव करते हैं किसकी तरफ, रिएक्शन सेंटर की तरफ। क्लियर। तो ये इसका क्या होगा, रिएक्शन सेंटर। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा कि जो लाइट है वो सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स वो फॉल करेगी एंटीना मॉलिक्यूल्स पे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हुए पहुंचेंगे कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पहुंचेंगे रिएक्शन सेंटर में, यहाँ पर पहुंचते ही ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी गेन करेंगे। ठीक है। एनर्जी गेन कर यानी इनकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत राइज़ हो जाएगा, और जब इनका एनर्जी लेवल राइज़ हो जाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। क्लियर। तो इसे हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शो करते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारे पास इस जगह के ऊपर कि इसे हम कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, P680 का मॉलिक्यूल है। ठीक है। यहाँ पर ये P680, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँचे तो इलेक्ट्रॉन ने अपना एनर्जी लेवल राइज़ किया, और एनर्जी लेवल राइज़ करके ये कहाँ पहुँच गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। ये हमारे पास था फर्स्ट स्टेप। क्लियर। तो अब हमने ये देखना है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेवल राइज कर पहुँचेंगे कहाँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, तो जो पीछे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होगा और ये बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, और इसका जो इलेक्ट्रॉन होल है वो फिल हो जाएगा। क्लियर। अब ये जो इसका इलेक्ट्रॉन होल है ये कैसे फिल होता है, अब इसका जो इलेक्ट्रॉन होल जो यहाँ पर क्रिएट हुआ सनलाइट की अब्जॉर्प्शन से, वो फिल होगा वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग के ज़रिए, कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इसमें ऐड होगा और उसकी स्प्लिशन होगी एक एंजाइम के ज़रिए। लाइक कुछ इस तरह से कि एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हुआ। ठीक है। और जब एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे, तो जब एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H2H पॉजिटिव में, और एक साथ बनेगा ऑक्सीजन का एटम। क्लियर। तो इसे हम हाफ O2 शो करते हैं। क्यों, क्योंकि जब वाटर स्प्लिट करता है एंजाइमेटिक एक्शन के ज़रिए तो होता यह है कि 2 हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और एक ऑक्सीजन एटम बनता है, और एक जो ऑक्सीजन एटम बनता है ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर हाफ O2 बना देता है। क्लियर। और साथ में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं इस फॉर्म में। क्लियर। तो इस तरह से इसका जो इलेक्ट्रॉन होल है वो फिल हो जाता है। क्लियर। जैसे कि अगर आप इसको देखें भी कि दिस होल नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का जो सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कस करना है। दिस होल इज फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय एन एंजाइम फ्रॉम वाटर। दिस रिएक्शन स्प्लिट्स अ वाटर मॉलिक्यूल इनटू 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड एन ऑक्सीजन एटम, जो कि कंबाइन करता है अनदर ऑक्सीजन एटम से और बना देता है O2। क्लियर। दिस वाटर स्प्लिटिंग स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट रिलीजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वो स्टेप हुआ जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है हमारे पास। तो ऐसा स्टेप जिसमें ऑक्सीजन रिलीज़ होगी इसको हम क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। यानी ये ऑक्सीजन की जो रिलीजिंग है ये हमारे पास क्या कहलाएगी फिर, फोटोलाइसिस। क्लियर। ओके। अब यहाँ तक जो हमने देख लिया कि सनलाइट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स पास फॉल की कहाँ, एंटीना मॉलिक्यूल्स पे। एंटीना मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो एब्जॉर्ब करते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे P680 जो रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर में जब इलेक्ट्रॉन्स पहुँचेंगे तो वो एनर्जी लेवल राइज़ करेंगे, और जब इनका एनर्जी लेवल राइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। अब जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इसके साथ एसोसिएट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पहुंच चुके हैं,
अब वो अपना एनर्जी लेवल लूज करेंगे और नीचे डाउनवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। लाइक इस तरह से, ये तो एक आपको शो करवा दिया कि इस तरह से डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो अब होता ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में पहुंच जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसका यूज़ हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 का, क्लियर। तो जब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, तो एनर्जी लूज़ करते हुए ये पहुंचते हैं प्लास्टोक्विनोन की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्लियर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैरी करती है। इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आता है, फर्दर इलेक्ट्रॉन जो अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं और हमारे पास फिर आता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स। ये 2 साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स का कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। फर्दर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं, ठीक है, और पहुंचते हैं पीसी तक। व्हाट इज़ पीसी? पीसी इज़ द प्लास्टोसायनिन। ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है, ठीक है। यानी पीसी जो है ये प्लास्टोसायनिन है। प्लास्टोसायनिन से मुराद है कि ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, कि ऐसी प्रोटीन है जिसमें कॉपर मौजूद होता है, क्लियर। अब यहाँ से जो प्लास्टोसायनिन आ गया हमारे पास, यहाँ से आगे फर्दर हमारे पास जो है मौजूद होता है फोटो सिस्टम 1 यानी P1, ठीक, क्लियर। जिसमें फर्दर वैसे ही जैसे यहाँ पे एंटीना मॉलिक्यूल्स से, क्लियर, सेम ऐसे यहाँ पर भी एंटीना मॉलिक्यूल्स होंगे। लाइक इस तरह से, क्लियर। तो इसमें अगर आप देखें तो होता क्या है कि जो हमारे पास ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करता हुआ आ रहा है, क्लियर। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ। और इसके जो स्टेप्स हैं वो ये हैं कि इसमें इन्वॉल्व है प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, cytochrome complex, a complex of 2 cytochrome molecules and the PC plastocyanin copper containing protein, clear। अब होता क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर जो है वो फॉल करता है, इसका जो हमारे पास है रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 का, और फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है ये होगा हमारे पास P700, क्लियर, यानी P700, क्लियर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को लूज़ कर चुके हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि जब वो यहाँ तक पहुँचेंगे, क्लियर, तो वो अपनी एनर्जी को लूज़ कर चुके होंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर भी वो अपने रिएक्शन सेंटर में पहुँचकर उन्होंने एनर्जी गेन की और वो कहाँ पहुँचे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचेंगे और ये सारा स्टेप परफॉर्म होगा तो इस सारे स्टेप के नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी है वो ऑब्टेन होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP बाय प्रोसेस नोन एज कीमियो ऑस्मोसिस, यानी जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो एनर्जी जो लूज़ हो रही होती है वो हमें मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो यहाँ पर बनती है ATP। देन प्लास्टोसायनिन से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र होगा किसको, इसके रिएक्शन सेंटर को। अब रिएक्शन सेंटर में जब वो पहुँचेगा P1 के यानी P700 के, तो अपनी एनर्जी को वो लूज़ कर चुका होगा। अब देन यहाँ से फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अपनी गेन करेगा और पहुंचेगा कहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में, क्लियर। तो ये हमारे पास जो है इसके स्टेप्स क्लियर हो गए, और साथ में जो लाइट एनर्जी है वो यहाँ पर फॉल करेगी इसके एंटीना कॉम्प्लेक्स में और ये मूव करेगी इस तरह से, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर आगे फर्दर इस पर ट्रांसफ़र होंगे, क्लियर, यानी लाइट इन द फॉर्म ऑफ
फोटॉन्स। क्लियर? ओके, तो सेम अब ये स्टेप अगर आप देखें तो ये जी स्कीम आपके पास बन गई। क्लियर? तो जिसमें फोटो सिस्टम 2 से हम शुरू हुए, यानी इसे हम लिख देते हैं P680, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पहुंचे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आई, और हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी को लूज़ किया, और वो एनर्जी तो थी जब लूज़ हुई तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ऑब्टेंड हुई। देन फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए फोटो सिस्टम 1 को, रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन ने फिर एनर्जी को गेन किया और पहुँचे कहाँ पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। अब जब इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुँच जाएंगे, वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लूज़ करेंगे, और वहाँ से एक सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, लाइक इस तरह से। क्लियर? अब यहाँ पे जो सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू होगी तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू हो रही थी वो हो रही थी प्लास्टोक्विनोन से। क्लियर? जबकि यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल एक्ट करेगा कौन सा, FD। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपनी एनर्जी को लूज करेंगे और पहुँचेंगे FD तक, यानी FD का मतलब है फेरिडॉक्सिन, इसे हम कहते हैं फेरिडॉक्सिन। क्लियर? अब ये जो फेरिडॉक्सिन है, याद रखें कि इस पे एक एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, वो एंजाइम है NADP प्लस रिडक्टेज। ठीक है जी। अब होता क्या है कि यहाँ से जो फेरिडॉक्सिन है इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, कहाँ से, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। अब ये जो NADP प्लस रिडक्टेज है ये क्या करता है कि फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और देता है NADP प्लस को, और वो NADP प्लस जो है वो फर्दर आगे रिड्यूस हो जाता है इनटू NADPH में। क्लियर? तो अब हम इस रिएक्शन को जो है वो देखते हैं, लाइक कि अब होगा ये कि यहाँ पर जो है एक्ट करेगा NADP प्लस रिडक्टेज। क्लियर? और यहाँ पर आकर एक्ट करेगा NAD प्लस H पॉजिटिव। क्लियर? 2H पॉजिटिव, ये यहाँ पर आकर एक्ट करेंगे। क्लियर? तो होगा ये कि जो ये NADP प्लस रिडक्टेज है ये फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और ट्रांसफ़र करेगा NADP प्लस को। क्लियर? और ये NADP प्लस जो है ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NADPH में, और साथ बनेगा एक हाइड्रोजन का आयन। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किसको ट्रांसफ़र हो गए, NADPH को। तो यहाँ पर आपके पास क्या ऑब्टेंड हो गया, NADPH। क्लियर? तो ये हमारे पास था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, जिसमें हमारे पास टोटल जो है ये जी स्कीम कहलाती है, जिसमें हमने सारे इसके जो स्टेप्स हैं उनको तरतीब वाइज जो है वो क्लियर किया, जिसमें फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट हुए और फोटो सिस्टम 1 तक हम पहुँचे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स इन्वॉल्व हैं। हम वाटर मॉलिक्यूल से स्टार्ट होकर और NADPH के प्रोडक्शन तक पहुँचे, जिसमें हमारे पास ATP जो है वो भी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और वहाँ पे जो है हमारे पास NADPH बनेगा। होगा सिर्फ ये कि जो फेरिडॉक्सिन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो फेरिडॉक्सिन से जो NADP रिडक्टेज है ये इलेक्ट्रॉन को लेकर देगा NADP प्लस को, वो NADP प्लस जो है आगे रिड्यूस हो जाएगा NADPH में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके। क्लियर? तो ये हमारे पास थी नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। अब इसी को आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में देख लें। वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन उस वक्त आती है कि जब क्लोरोप्लास्ट जो है वो लो ATP पे रन कर रहा हो केल्विन साइकिल के लिए, और हमारे पास NADPH जो बन रहा है इसकी अमाउंट ज़्यादा तौर पर क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें एक्यूमुलेट होती जाए। तो जब NADPH की अमाउंट ज़्यादा एक्यूमुलेट होती जाएगी तो इसका जो स्टिमुलस है उसके स्टिमुलस में क्या होता है कि नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बगैर जो हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि हमारे पास ये एक जो है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो चल रही है, जिसे हम जी स्कीम बोल रहे हैं, जिसमें कोई भी साइक्लिक वे नहीं आ रहा। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स इन्वॉल्व हैं।
और एक प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू है। अब इस तरह होता है कि अगर तुम्हारे पास एटीपी के मॉलिक्यूल एटीपी जो है इसकी अमाउंट लो हो जाए क्लोरोप्लास्ट में, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो लो रन कर रहा हो एटीपी पे, ठीक है, तो उसके नतीजे में NADPH की अमाउंट ज़्यादा तौर पर बढ़ जाती है। तो जब NADPH की अमाउंट बढ़ जाती है तो इसके स्टिमुलस में क्या होता है कि जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है ये शिफ्ट हो जाती है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में। अब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जो है वो उस वक्त तक होती रहती है जब तक एटीपी की जो अमाउंट है वो हमारे पास उतनी ना आ जाए जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है, जितनी यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है या उसको ज़रूरत है। क्लियर? तो इसमें ये होता है कि जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसमें तो दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, जबकि अगर आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती। लाइक ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस है। अब अगर आप बात करें यहाँ तक की साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की, तो ये प्लास्टोकिनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को एनर्जी लूज करते हुए। क्लियर? और ये एनर्जी जो लूज हो रही है ये हमारे पास आ रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब सेम इस तरह से ये फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचे और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचे ये दोनों इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहुंचे हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक, तो आगे आया फेरिडॉक्सिन और इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते हुए पहुंचे फेरिडॉक्सिन तक। तो इसमें अब ये होता है कि जो हमारे पास साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसमें जब ये इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन तक पहुंचते हैं तो फिर उस पे NADP प्लस रिडक्टेज जो है वो आकर एक्ट नहीं करता, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन तक पहुंच गए ये यहाँ से दोबारा जो है शिफ्ट हो जाते हैं किस पे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फर्दर आगे प्लास्टोसाइनिन, फिर यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फ्रीडॉक्सिन, फ्रीडॉक्सिन से दोबारा वापस किस पे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में। तो इसके नतीजे में एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती रहती है। और याद रखें कि जो हमारे पास नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है इसमें हमारे पास एटीपी भी ऑब्टेन्ड होती है और NADPH भी ऑब्टेन्ड होता है, जबकि जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है जिसमें क्या काम होता है कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वहाँ, रिएक्शन सेंटर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वहाँ से फ्रीडॉक्सिन, फ्रीडॉक्सिन से वापस जो है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किसको, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो ये जो इस तरह से ये साइक्लिक वे है ये चलता है। जबकि आप देखें तो यहाँ पर फिर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कोई भी NADP प्लस रिडक्टेज एक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से कोई भी NADPH प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसमें ATP हमें ऑब्टेन्ड होगी जबकि NADPH हमें नहीं मिलेगा। क्लियर? और साथ में जो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है उसमें हमें ATP भी ऑब्टेन्ड होगी और NADPH जो है ये भी ऑब्टेन्ड होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास जो था जिसमें हमने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को स्टडी किया जिसे हम जी स्कीम भी बोलते हैं, और इसमें हमने दो उसके जो फेजेस हैं उसको डिस्कस किया। साइकिल्स हैं, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन है, इसको हमने डिस्कस किया। तो ये आपके पास जो ये कंप्लीट है। तो ये हमारा जो टॉपिक था जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, कितनी जो हमारे पास ATP आ रही है, कितने NADPH के मॉलिक्यूल हमारे पास आ रहे हैं। याद रखें कि एक लाइट का जो फोटोन है ना, 1 फोटोन मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरेट करता है, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह पे शो हुए होंगे। उसकी वजह ये है कि NADPH की प्रोडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर जो है वो शो करते हैं, जबकि 1 फोटोन का मॉलिक्यूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है जनरेट करता है। क्लियर? जैसा यहाँ पे अगर हम देखें तो इस बात का आपने जो है यहाँ पर ख्याल रखना है। तो ये हमारा जो टॉपिक था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।